आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स की माहाना आमदनी या तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये है और उसे 10,000 का बरखी का बिल यानी लाइट का बिल आ जाए तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। अगर आमदनी ज़्यादा भी हो तो भी मामूल से 3 गुना ज़्यादा बिल आने पर हर अमीर गरीब शख्स तड़प ही जाएगा, खासकर ऐसे वक्त में जब आमदनी के सभी जराए पिछले 2 महीनों से बंद पड़े हों। जितनी जमा पूंजी थी वो लॉकडाउन के अरसे में खर्च हो गई। कई लोग तो मखरूज हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना करके ईद भी सादगी से मना ली गई, क्योंकि असल में खर्च करने के लिए किसी के पास भी पैसे नहीं थे। जब जून की पहली तारीख से लॉकडाउन में नरमी दी गई तब लोगों ने कुछ राहत की सांस ली और ज़्यादातर लोगों ने रोज़मर्रा के काम शुरू किए। लेकिन रियासती हुकूमत को आवाम की इस तकलीफ से शायद कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस अपनी आमदनी में इजाफा करने से मतलब है, चाहे वो शराब बेचकर हो या फिर बरखी के बिल्स में इजाफा करके। हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपकी आमदनी सिर्फ 15,000 है और आपको 10,000 का बिल आ गया। वो तो यही कहेगी कि आपने बरखी का इस्तेमाल किया है तो आपको बिल तो चुकाना पड़ेगा। पिछले 1 हफ्ते से महकमे बरखी पिछले 3 महीने के बिल्स एक साथ जारी कर रहा है और आज किसी के हाथ अगर जब जो भी बिल लग रहा है वो कर्ब का शिकार हो रहा है, क्योंकि बिल में रकम इतनी ज़्यादा है कि जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है। ऐसे ही कुछ अफराद से INN चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद ने बात की। आइए देखते हैं कि वो किन अल्फाज में अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। दुकाना बंद है, दुकाना खुल गए, कारोबार नहीं है। ये लाइट के बिल आ गए 12,000, 10,000, 15,000। अब लाइट नया बिल नहीं भरे तो काढ़े थे भर रही इलेक्ट्रिसिटी वाले। क्या लाइट का बिल भरना, क्या मकानदार का किराया देना, क्या घर के खर्चे चलाना। कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, फिर भी बोलते तो लाइट के बिल आ रहे, सब बिल आ रही। कैसा करेंगे हम गरीब लोग। KCR साहब से अपील है कि बिल में बोलते सो आधा कर दे, गरीबों को जो है माफ़ कर दे, जो ज़्यादा बिल है उसको आधा कर दे तो राहत मिलेंगी। नहीं तो कैसा होगा, गरीब लोग मर जाएंगे। पहले भूख से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, टक्कर से मर रहे हैं, उसके ऊपर से फिर ये बिला इतने आ गए तो कैसा करेंगे। कमाई नहीं हम 3 महीने से। अब कारोबार खोलने के बैठे 2 रुपये का कारोबार नहीं है तो करेंगे क्या हम लोग। KCR साहब से हम लोग से एक अपील करना चाहते हैं हम KCR साहब को। KCR साहब, हम 3 महीने से घर पर बैठे हुए हैं। हम लोग राशन किस तरह इंतज़ाम करें और खाने का किस तरह इंतज़ाम करें वो हम लोग को पता है। 3 महीने से काम पर नहीं थे। अब लॉकडाउन खुला, कारोबार पे गए हम और कारोबार कुछ नहीं है और करंट वाले आ रहे हैं और बिल बोल के हमारे घर पर बिल के लिए बोल रहे हैं। हम लोग के पास अभी देने के लिए बिल कुछ नहीं है। आपसे एक हमारी ये गुजारिश है कि गंगा जमुना की तहसीब रखते हुए आप हम लोग के बिल माफ़ करें तो बेहतर होगा। ये आपके ऊपर फैसला है KCR साहब। प्राइवेट घर वाला से घर का किराया मत लियो, वो मत लियो, ये मत लियो बोल के पहले हुकूमत ने ऐलान करी। फिर बाद में हुकूमत खुद बोल रही कि जो है वो डाल के बिल बनो, टैक्स बनो, वो करो, कार्ड डालो। क्या रोजी करके खाएंगे साहब, क्या गरीब आदमी क्या मर जाएंगे बोलो आप। बाल बच्चे वाले, छोटे छोटे बच्चे वाले घर आए 3 महीने 4 महीने से बेकार बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी चल रही है, उसमें कोई जो है मुश्किल है। KCR साहब से गुजारिश है हमारी कि ज़रा गरीब लोगों पर रहम करो, ज़रा जो है आप जो भी करना है बिना माफ़ कर दीजिए हमारे। मेरा घर का लाइट का बिल 15,000 आया 3 महीने के अंदर। बैक बिलिंग जितनी करना है उतनी कर लो बोल के बोल रहे। पहले का बिल जो भी है जो ना माफ़ कर देते, बोले माफ़ कर लेने कुछ भी नहीं। और एक बिल आया मेरे को 3,000 चिल्लर का, 2 मीटर है मेरे पास। ये जो ना 3 महीने के अंदर इतने बिल दिए तो कहाँ से भरेंगे। किराएदार जो ना किराया भी नहीं दे सकते, अपन भी किराया ले नहीं सकते। बहुत मुश्किल है हमारे को। और ये बिल लाइट का बिल कैसा भी करके माफ़ कर दिए सब KCR साहब। अब ये गरीबों के ऊपर मेहरबानी करो और 3 महीने का बिल है माफ़ कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब गरीब हैं यहाँ पे, स्लम एरिया है ये। मकानदार तो किराया छोड़ता नहीं, मकानदार तो किराया लेंगे, मगर अभी जितना भी है जो परेशानियाँ चल रही हैं परेशानियाँ दूर करिए। गवर्नमेंट को करना है। और ये जितनी भी परेशानी चल रही है यहाँ पे, ये स्लम एरिया है। स्लम एरिया में पूरे गरीब लोग हैं यहाँ पे। जो 3 महीने से यहाँ पे जो लगा हुआ है लॉकडाउन, उसके अंदर कोई भी कारोबार नहीं है। परेशानियाँ चल रही है हमारे साथ। या मेहरबानी करिए आप, ये माफ़ करिए। लॉकडाउन के दौरान रियासती हुकूमत ने गरीबों में 1,500 रुपये की रकम तकसीम की थी, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होते ही ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत अब उन्हीं से 15,000 रुपये सूद समेत लेने की तैयारी कर रही है। इजाफी बरखी बिल्स के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने
एहतजाज करने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत के तौर पर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने एक मिस्ड कॉल मुतारिफ किया है। अगर आप इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान हैं तो इस नंबर पर 9982997444 पर मिस्ड कॉल देकर अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं समीर वलीउल्लाह, चेयरमैन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। इस महीने लाइट का बिल देखकर आप सभी को एक जोरदार झटका जरूर लगा होगा। कई लोगों का बिल 2 या 3 गुना ज्यादा आया, वहीं कुछ लोगों का बिल तो 10 गुना ज्यादा आया है। पिछले 2 महीने के लॉकडाउन में सारे कारोबार बंद रहे, नौकरी करने वालों को तनख्वाहें नहीं मिली और सबकी जमा पूंजी खत्म हो गई। अमीर हो या गरीब, सबकी माशी हालात खराब हो चुकी है। यह नाअहल टीआरएस हुकूमत ने अनप्लान्ड लॉकडाउन के जरिए आम लोगों को खूब परेशान किया है। अब लॉकडाउन में 1 जून से नरमी मिलने से जहां जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर वापस लौट रही है, तो टीआरएस हुकूमत फिर एक बार आपको और हम सबको परेशान करने, आपसे मनमानी लाइट का बिल वसूल करना चाहती है। लेकिन इस बार हम खामोश नहीं बैठेंगे और अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। अगर आपको भी लाइट का बिल बहुत ज्यादा आया है और आप इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं और अपनी आवाज इस नाअहल हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाएं। नंबर है 9982997444। इस इंसाफ की लड़ाई में हम आपके साथ हैं और हुकूमत की लूट के खिलाफ जमकर लड़ेंगे। याद रखिए, इस बार आप खामोश बैठ गए तो हुकूमत हर महीना ऐसी ही आपसे किसी ना किसी बहाने रकम लूटती रहेगी। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाइए और इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपना एहतजाज दर्ज करवाइए। मैं ये नंबर आपके लिए फिर एक बार रिपीट करता हूं। नंबर है 9982997444। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आपका एहतजाज दर्ज करवाइए और आपकी आवाज इस नाअहल हुकूमत तक पहुंचाइए। शुक्रिया। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि बरखी बिल्स को फौरी वापस लिया जाए, वरना बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को 3 माह के बिल एक साथ जारी करने से बिल्स की रकम 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। उनके साथ स्ट्रिक्ट जो है बर्ताव करके उनको वार्न करिए, उनको बार बार काउंसलिंग करके जो है ट्रैफिक वायलेशन से बचाने की कोशिश करिए। लेकिन हुकूमत का जो माइंड चल रहा है वो ये महसूस हो रहा है कि वो लोग ट्रैफिक वायलेशन से रोकना नहीं चाह रहे, वो जो है हुकूमत आवाम से लूटना चाहती है, इसीलिए चोरी से जो फूटा उतारते जा रहे। आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनप्लान लॉकडाउन की वजह से कंप्लीट इकोनॉमिक बर्बाद हो गई। ऐसे हालात के अंदर हुकूमत आवाम को मदद करना छोड़कर एक मनसूबन तरीके से उनको लूटने का प्लान कर रही है। कांग्रेस पार्टी इमीडिएट डिमांड करती है कि इमीडिएटली जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर आया वो कंप्लीट बिल को वेवर किया जाए। अगर वेवर ना करने के मौके पर हुकूमत को चाहिए कि इमीडिएटली पूरे बिल्स को वापस ले और जो है नए तरीके से शुरू से जो पहले के सिस्टम में जो महीने के यूनिट से उसी यूनिट्स के तहत चार्ज करके कंप्लीट तरीके से उनको जो है वापस बिल लेकर उनको दूसरा नया बिल रिलीज करने के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है। मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना पावर मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि इमीडिएटली इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। सीरियस इशू है, ये सीरियस कंसर्न है। आज अगर ये कंसर्न पे अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इसके ऊपर बहुत सीरियस प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे जाने वाली है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि जो है अवाम के बारे में सोचे। पिछले 60 दिनों के अंदर जिस तरह से अवाम परेशान है, नौकरियों से, बेरोजगारी से, भूखमरी से परेशान है, ऐसे लोगों को मदद करना छोड़कर तेलंगाना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट के तहत जो काम कर रही है, इमीडिएटली इसके ऊपर जो है ना सीरियसली
लेकर ये तमाम इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ किया जाए। अगर माफ ना करने पर उनको आने वाले महीने के बिल में 6 से 7 इंस्टॉलमेंट करके उनको जो है ना एक जुलाई के बिल में थोड़ा, अगस्त के बिल में थोड़ा, सितंबर में ऐसा इस तरह से इंस्टॉलमेंट में करके वो बिल्स को जो है ना उनको वापस लिया जाए। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मोजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे होने वाली अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है तो कहीं ये उरूज पे है और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 70,28,596 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 4,03,084 हो गई हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,12,142 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 19,93,000 हो चुकी है। कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफे की वजह से हिंदुस्तान गुज़िश्ता 48 घंटों में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में 2 पायदान ऊपर 5वें मुकाम पर आ गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 9,971 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,47,000 हो गई है। मुतासरीन के मामले में हिंदुस्तान स्पेन को पीछे छोड़कर दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गया है। हिंदुस्तान में जहां 2,46,628 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, वहीं स्पेन में 2,41,310 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। हालांकि स्पेन में हलाक शुदगान की तादाद 3 गुना ज़्यादा है, जबकि हिंदुस्तान में अब तक 6,929 अफराद की मौत हो चुकी है। ख्याल रहे कि स्पेन में अब तक 27,135 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुल्क में वायरस की जुमला 19,858 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से इतवार के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,971 नए केसेस से मुतासरीन की तादाद 2,46,628 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान अमवात की तादाद 287 से बढ़कर 6,929 हो गई है। मुल्क में कोरोना के 1,20,406 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,19,293 अफराद इस वबा से छुटकारा पाने में कामयाब हुए हैं। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 14 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 154 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 137 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 3,650 तक पहुंच गई है, जिनमें 448 माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज भी शामिल हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 154 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 132 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक 1,742 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है, जबकि जुमला 1,771 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस से एक सहाफ़ी की मौत हो गई। ये सहाफ़ी मशहूर तेलुगु न्यूज़ चैनल TV5 के लिए काम करते थे। उनकी शिनाख्त मनोज कुमार के तौर पर की गई है। वो कोरोना से मुतासिर थे और इसी मोजी मर्ज के नतीजे में उनकी मौत हो गई। गांधी हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि मनोज की मौत निमोनिया और कोरोना वायरस की वजह से इतवार की सुबह 9:30 बजे हुई। इसके गुदूद की सर्जरी की गई थी। 35 साला मनोज गुज़िश्ता 10 दिन से शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक यह नौजवान सहाफ़ी पेशावर वेट लिफ्टर भी था। एक हफ्ता पहले वो एक तकरीब में शरीक हुआ था जिसमें तकरीबन 40 अफराद थे। उनमें से उसके एक बाज़ दोस्त भी थे जिनका ताल्लुक गुजरात से है। शुबा किया जा रहा है कि इसी तकरीब में वो कोरोना से मुतासिर हुआ। इसकी शादी 9 माह पहले हुई थी और उसका ख़ानदान ज़हीराबाद में मुकीम है। हैदराबाद में 3 कैमरामैन और एक सीनियर सहाफ़ी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। तिब्बी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कौमी मीडिया के तकरीबन 40 सहाफ़ी और कैमरामैन भी इस मोजी मर्ज से मुतासिर हुए हैं। इनको अलग थलग रखा गया है। महकमे सेहत के अहदेदारान की वक्फे से इनकी जांच कर रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। की मौत पर कई सियासी कायदीन ने ताज़ियत का इजहार किया है। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट ए रेवंत रेड्डी ने उनके ख़ानदान के लिए 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 50 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। तेलुगु डायरेक्टर
और एक्टर पोसानी कृष्णा ने भी 25,000 रुपये की फौरी इमदाद का ऐलान किया और कहा कि शूटिंग शुरू होने के बाद वो मजीद 25,000 रुपये की मदद करेंगे। నేను కప్పర్ ప్రసాదరావు, ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ యూనియన్. ఈరోజు అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి వార్త. జాతీయవాద జర్నలిస్టు మనోజ్ 30 సంవత్సరాల యువకుడు కరోనాతో మృతి చెందాడు. ఇది నిజంగా వ్యాధి వల్ల, కరోనా వల్ల ఆయన చనిపోయినట్లుగా మేము భావించడం లేదు. దీన్ని పూర్తిగా ప్రభుత్వ హత్యగా భావిస్తా ఉన్నాం. నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల సరైనటువంటి వైద్యం అందకపోవడం వల్లనే మనోజ్ చనిపోయినట్లుగా తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ భావిస్తా ఉంది. कोरोना से मुतासिर शहर के एक सहाफ़ी की मौत ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। तेलुगु चैनल से वाबस्ता एक नौजवान सहाफ़ी दर्जनों दीगर कोरोना मुतासरीन में एक था। सहावत से वाबस्ता हलकों में इस वाक़े को लेकर तशवीश में इजाफा हो गया है। पुलिस, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस को हुकूमत ने फ्रंट लाइन वर्कर्स करार दे रखा है, लेकिन अहम इत्तलात, हुकूमत के ऐलानात और दीगर अहम मालूमात आवाम तक पहुँचाने का काम करने वाले सहाफ़ियों को इस सफ़ में शामिल नहीं किया गया। सहाफ़ी कोरोना के मरीज़ों, अस्पतालों, डॉक्टरों, तहकीकाती इदारों और दीगर ऐसे मुतासरा मकामात से मालूमात इकट्ठा करने के लिए दिन रात मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे में उनका मुतासरीन से मेल जोल भी हो जाता है और वो मुतासिर भी हो सकते हैं। तेलुगु सहाफ़ी मनोज ही नहीं बल्कि तेलंगाना में कई और भी सहाफ़ी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। ताहम मनोज की मौत ने मीडिया इदारों और सहाफ़ियों की हिफाजत से मुतालिक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने और चंद खानगी इदारों ने सहाफ़ियों को भी हिफाजती अशिया फराहम की थी, लेकिन दर्जनों सहाफ़ी अभी भी उन चीज़ों से महरूम हैं। वो अभी भी तमाम मुतासरा मकामात का दौरा करते हैं और मालूमात आवाम तक पहुँचाते हैं। मनोज की मौत ने यह भी साबित कर दिया है कि सहाफ़ी किन नाजुक हालात में काम कर रहे हैं। एक जानिब हिफाजती इक़दामात की कमी, दूसरी जानिब तनख्वाहों की कमी, हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दामात की कमी, ना लाइफ इंश्योरेंस, ना हेल्थ इंश्योरेंस और ना ही रोज़गार की ज़मानत। कहने को तो सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है, लेकिन इस सुतून से वाबस्ता सहाफ़ियों की हालत बोसीदा ईंटों की मानिंद है, जिनको हर वक्त सहारे की ज़रूरत होती है। जमहूरियत के लिए सहाफ़त को ज़िंदा रखना ज़रूरी है और इसके लिए सहाफ़ियों का ज़िंदा रहना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ऐसे सहाफ़ी जो अवामी मसाइल पर काम करते हैं और आवाम को बाखबर रखते हैं। क्या हुकूमत मनोज के अफराद ख़ानदान की कोई इमदाद करेगी या फिर ज़बानी तसल्ली पर ही बात को टाल दिया जाएगा? और क्या अब सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कोई इक़दामात किए जाएंगे? देखा गया है कि लॉकडाउन और कोरोना के बहाने कई चैनलों और मीडिया इदारों ने सहाफ़ियों को नौकरी से भी निकाला है और आम माशी मार अपनी जगह कायम है। ऐसे में सहाफ़ियों और उनसे जुड़े ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि वो जमहूरियत के इस नाम निहाद मजबूत सुतून को सहारा दे, और क्योंकि ये जमहूरियत की बका का मसला है, इसके अलावा सहाफ़ियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा देते हुए उन्हें माली मदद भी फराहम करे, क्योंकि इस आलमी वबा के दौरान भी सहाफ़ी ही अवाम को सही मालूमात से आगाह रखे हुए हैं। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने अवाम से अपील की है कि कम अलामात और अलामात ना पाए जाने के बावजूद मुस्बित रिपोर्ट पाए जाने वाले मरीजों को घरों में ही इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत का ताउन करें। इस तरह के इलाज की सहूलत फराहम करने मरकज़ी हुकूमत की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्होंने आज सेक्रेटेरिएट में महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत काफ़ी इक़दामात कर रही है। इसके बावजूद बाज़ अफराद में डरो खौफ कम नहीं हो रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने होम क्वारंटाइन की इजाज़त दी है। इसके बावजूद अवाम में जो डरो खौफ पाया जा रहा है, उससे मरीज़ों को हॉस्पिटल से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। छोटे घर रखने वाले या घरों में अलहदा रूम की सहूलत ना रखने वाले मरीज़ हॉस्पिटल में ही इलाज करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस के मुस्बित मरीजों के पड़ोसी इस बात का खौफ जाहिर कर रहे हैं कि ये मर्ज उन्हें लग सकता है, जिसकी वजह से होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के जियागुड़े में इसी तरह का वाक़या पेश आया। शिवाचरण नामी शख्स के ख़ानदान के 3 अरकान वायरस से मुतासिर हुए और वो तमाम घर में ही इलाज लेने का फैसला किए थे, लेकिन उनके अड़ोस पड़ोस ने उन्हें काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से नामुसाइद हालात में इन तीनों मरीजों को हॉस्पिटल से रुजू होना पड़ा। इस तरह की सूरत हाल से हॉस्पिटल में बोझ बढ़ रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा कि रोज़ाना हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में इजाफे से
डॉक्टरों और अमले पर दबाव बढ़ने का इम्कान है। इसलिए मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के मरीजों को घर पर ही इलाज फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन कोरोना से मनफी पाए गए। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने यह बात बताई। ओहदेदारों ने बताया कि शहर हैदराबाद के दौरे के मौके पर मेयर बी राम मोहन ने एक होटल में चाय पी थी। बताया जाता है कि इस चाय को तैयार करने वाला क़ब्ल कोरोना से मुतासिर था। इसी के पेश नज़र मेयर ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अपना मुआयना करवाया। उनमें कोरोना की अलामत मनफी पाई गईं, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल पीर को 10वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद और कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात और लॉकडाउन पर अमल आवरी का आला सतही इजलास में जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पीर के दिन दोपहर 2 बजे 10वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में महकमे तालीम के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे। इस इजलास में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा महकमे तालीम के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में रियासती हाईकोर्ट की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद की मशरूत इजाज़त देने के फैसले का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा, जिसमें अदालत ने ग्रेटर हैदराबाद को छोड़कर रियासत के बाकी मकामात पर इम्तिहानात मुनक़िद करने की इजाज़त दी थी। ताहम हुकूमत ने 8 जून से शुरू होने वाले इम्तिहानात को अचानक मुलतवी कर दिया। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर का एहसास है कि बैक वक्त रियासत भर में इम्तिहानात मुनक़िद करना ही तुलबा के मफाद में सूदमंद साबित होगा। 8 जून से मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात को दोबारा मुनक़िद करने या फिर पंजाब की तर्ज पर 10वीं जमात के तुलबा को इम्तिहानात के बगैर ग्रेडिंग के ज़रिए कामयाब करार देने का भी जायज़ा लिए जाने का इम्कान है। ताहम ख़तई फैसला चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कल के इजलास में लेने वाले हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि इस इजलास के अख्ताम के बाद चीफ मिनिस्टर 4:30 बजे रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम का जायज़ा लेंगे। रियासत में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ख़ासतौर पर ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में रोज़ाना 100 से ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा कल यानी 8 जून से लॉकडाउन में मजीद नरमी दी जाने वाली है, जिसके तहत इबादत गाहों और होटलों और रेस्टोरेंट्स के साथ मॉल्स को खोल दिया जा रहा है, जिससे कई मकामात पर आवाम का हुजूम जमा होने का खदशा पाया जाता है। इन तमाम उमूर का इजलास में चीफ मिनिस्टर जायज़ा लेंगे। इस इजलास में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के अलावा महकमे सेहत के आला ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहानात को मुलतवी किया गया है। ताहम असातिज़ा और औलिया तुलबा की यूनियनों ने मुतालबा किया है कि वह इन इम्तिहानात को मुलतवी करने के बजाय मनसूख करें। एन नारायणा सदर तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के दरमियान इम्तिहानात मुनक़िद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे तुलबा में इस वायरस का ख़तरा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि इम्तिहानात को मनसूख कर दिया जाए और तुलबा को इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएं। तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन के एम रविंदर ने कहा कि अगर कोरोना वायरस के मामलात में कमी नहीं आती है तो रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम तुलबा को प्रमोट करने पर गौर करे। बाज़ असातिज़ा की तंजीमों ने भी इम्तिहानात को मुलतवी करने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो कोरोना के मामलात की बुनियाद पर फैसला करे। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई की तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव की मुहिम के 5वें हफ्ते के दौरान भी काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल देखा गया। इस मुहिम का मकसद घरों के अतराफ की सफाई के जरिए मौसमी बीमारियों से नजात है। तारक रामाराव ने रियासत के शहरी इलाकों में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए हर वक्त इक़दाम के तौर पर यह मुहिम शुरू की थी। आज भी वुज़रा कलेक्टर्स के साथ साथ हुक्मरान जमात TRS के अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में सरगर्मी से हिस्सा लिया और अपने इस काम की वीडियोज़ व तस्वीर को तारक रामाराव को ट्वीट किया। पेद्दापल्ली जिले के कलेक्टर रियासती वुज़रा P अजय कुमार, V श्रीनिवास गौड़, C मल्लारेड्डी, मेयर हैदराबाद B राम मोहन ने इस प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। TRS लेजिस्लेचर पार्टी ने कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव पर शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ गंडीपेट तालाब के करीब जनवाड़ा मौजू में फार्म हाउस तामीर करने और जियो 111 की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दानिस्ता तौर पर वजीर मौसूफ को बदनाम करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए हैं।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकने असेंबली व गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन ने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने पहले ही वाजे कर दिया है कि फार्म हाउस उनकी मिल्कियत नहीं है। इसके बावजूद वज़ीर मौसूफ के खिलाफ गैर ज़रूरी इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वट्टे नागुलापल्ली के सर्वे नंबर 66 में रेवंत रेड्डी के निस्बती जय प्रकाश रेड्डी की अराजी है, जहां उन्होंने जियो 111 की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मजाज तामीरात किए हैं। इसी तरह कांग्रेस के कई कायदीन के इस मकाम पर फार्म हाउस है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो अपने निस्बती और कांग्रेस के दीगर कायदीन के फार्म हाउस और गैर मजाज तामीरात पर जवाब दें। बालका सुमन ने कहा कि जियो 111 के दायरे में कांग्रेस के किन किन कायदीन के अराजियात हैं उसे मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तारक रामाराव की मकबूलियत और उनकी तरक्की को बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेस कायदीन इस तरह के गलत इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। एक और गवर्नमेंट व्हिप पर रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कहा कि सनसनी पैदा करना रेवंत रेड्डी की आदत बन गई है। रेवंत रेड्डी जैसे कायद की सियासत में मौजूदगी सारे सियासत को गंदा कर देगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी शख्सी तौर पर तनकीदें करते हुए सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ఈ భాగవతాన్ని వల్ల మీడియా ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల ముందు మేము ఉంచదలుచుకున్నాం, బయట పెడతా ఉన్నాం. దయచేసి నేను మీడియాను కూడా కోరుతా ఉన్నా, పేపర్లు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ వార్తను మంచిగా రాయాలి, మీడియా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా బ్రహ్మాండంగా చూపెట్టాలి. ఎందుకంటే తెలంగాణ సమాజానికి దొంగ ఎవరో దొర ఎవరో ఎవరేందో తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వట్టినాగులపల్లిలో సర్వే నెంబర్ 66/E/2 ఈ కాపీలన్నీ నేను మీకు మీడియా మిత్రులకు ఇస్తాను, అన్ని కాపీలు ఉన్నాయి. దీంట్లో రేవంత్ రెడ్డి గారి పేరు మీద, అదేవిధంగా 66/E/6 వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్లా ఎస్ జయప్రకాష్ రెడ్డి గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి భూమిలో 111 జీవో పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి వట్టినావులపల్లిలో సర్వే నెంబర్ 66/E/5, E/1, E/2, E/3, 66/E/6, 66/E/7, E/8 ఈ సర్వే నెంబర్ల పరిధిలో ఉన్నటువంటి భూమిలో 111 జీవో పరిధిలో అక్రమ కట్టడాలు रेवंत रेड्डी गारू। बीजेपी के रुकने काउंसिल रामचंद्र राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत 10वीं जमात के इम्तिहान से मुतालिक हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अहाता करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट की पीर की जांच करने वाले लेक्चरर्स मुख्तलिफ इलाकों से आकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको हमलो नकल के 4 जुज़ तेलंगाना हुकूमत अदा करें। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तकर्रुरात के लिए जारी किया गया जियो 12 को वापस लेने का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 287 PP के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात होना है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जारी किए गए जियो में हुकूमत की जानिब से जारी किया गया जियो इसमें रुकावट बन चुका है। इस सिलसिले में बहुत जल्द वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सी सांबा मूर्ति ने कहा है कि रियासत में 9 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की मुजवजा रैली मुलतवी कर दी गई है। अपने बयान में मूर्ति ने कहा कि पार्टी ने 2019 में दूसरी मरतबा बीजेपी के इंतखाबात में कामयाबी के बाद मरकज़ में मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 1 साल की तकमील पर रैली मुनक़िद करने का फैसला किया था। इस रैली के दौरान पार्टी चाहती थी कि वो आवाम के सामने बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की फलाही स्कीमात और तारीखी फैसलों को उजागर करे। रैली की अगली तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म में पेश आए सड़क हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के VM बंजारा मंडल के बोरूगुड़ा इलाके में उस वक्त पेश आया जब RTC बस के ड्राइवर ने मवेशियों को बचाने की कोशिश में लॉरी को टक्कर दे दी। ये बस कोत्तागुड़म से सत्तूपल्ली की सिम जा रही थी। इसमें कोयले की कान सिंगरेनी कॉलरीज में काम करने वाले मजदूर सवार थे। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के जिले निर्मल कलेक्ट्रेट में इत्तेफाकी तौर पर बंदूक चल जाने के नतीजे में कांस्टेबल जख्मी हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ये कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त शंकरैया के तौर पर की गई है, बंदूक को साफ कर रहा था। इस जख्मी कांस्टेबल को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। ये कांस्टेबल कुछ अरसे से कलेक्ट्रेट कैंप ऑफिस में काम कर रहा था। 2 मकानात की दीवारों के दरमियान फंसे हुए एक 6 साला लड़के को कामयाबी के साथ बचा लिया गया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेश आया। पुलिस को इत्तला मिली कि विजयवाड़ा के भवानीपुरम कॉलोनी के 2 मकानात के दरमियान की दीवार के फासले में एक 6 साला लड़का फंस गया है। पुलिस ने दीगर मकामी अफराद के साथ मिलकर तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इसको महफूज तौर पर बाहर निकाला। पुलिस ने कहा कि निरंजन नामी लड़का अपने घर के करीब खेल रहा था जब वो अपने साथियों के साथ खेल के दौरान
छुपने की कोशिश कर रहा था, वो दीवारों के दरमियान फंस गया। उसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर निरंजन के वालिदैन वहां पहुंच गए और पुलिस को मदद के लिए तलब किया। पुलिस ने इस लड़के को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जो सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहा था। पुलिस ने दीगर अफराद के ताउन से दीवार का एक हिस्सा मुनहदम कर दिया और लड़के को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने मकान मालिकीन को तजवीज़ पेश की है कि वो अपनी छत के दरमियान इस वक्फे को पुर करें ताकि इस तरह के वाक़यात का मुस्तक़बिल में आदा ना होने पाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।